आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये एनसीईआरटी सिलेबस का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये एम्स एग्जाम और नीट दोनों एग्जाम के लिए, साथ ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन, सबसे पहले रिप्रोडक्शन जानने से पहले हमको ये जानना है कि हमारे इस अर्थ पे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होते हैं। ये स्पीसीज प्लांट किंगडम में डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं और एनिमल किंगडम में भी डिफरेंट टाइप के स्पीसीज है, जिसके कारण हमारे अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी बनी होती है। और इस बायोडाइवर्सिटी के कारण यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हर स्पीसीज का, चाहे वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, उनका लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इट इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से लेकर के डेथ के बीच का जो समय होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। हर प्लांट, हर एनिमल का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। लाइफ स्पैन ये किसी भी स्पीसीज या किसी भी एनिमल या प्लांट के साइज से मैटर नहीं करता है, ना ही ये उसके साइज पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि एक ही एनिमल में एक एनिमल का लाइफ स्पैन अलग होगा, साथ ही दूसरे एनिमल का लाइफ स्पैन अलग होगा। इवन एक ही क्लास के एनिमल्स में भी लाइफ स्पैन अलग होगा। साइज से कोरिलेटेड नहीं होता है। एक ही क्लास के एनिमल्स में लाइफ स्पैन डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम दे सकते हैं एवीज क्लास को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, एवीज क्लास में क्रो और पैरट दोनों ही एवीज क्लास में आते हैं, पक्षी वर्ग में आते हैं, परंतु दोनों का ही लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। जैसे पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स है, जबकि क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स होता है। तो दोनों के लाइफ स्पैन में वास्ट डिफरेंस है। वैसे ही अगर हम प्लांट किंगडम में जाएं तो बनियान ट्री का लाइफ स्पैन 100 ईयर्स अबव होता है, अबव 100 ईयर्स होता है। फिर इंसेक्ट्स में जाएं अगर हम, तो इंसेक्ट्स का भी लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन 1 वीक तक हो सकता है। क्रोकोडाइल का भी लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन है किसी भी एनिमल या प्लांट का, वो साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वो सबका अलग अलग होता है। तो इसको हम बोलेंगे लाइफ स्पैन। अब हमको देखना है रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है। रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल टर्म। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। It is a biological term and it is a biological process in which mother cell or a parent cell gives birth to a new offspring। जिसमें मदर सेल या पेरेंट सेल जो होता है वो एक नए ऑफस्प्रिंग को, नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, विच इज सेम टू सेम और सिमिलर टू द मदर सेल, जो कि मदर सेल के समान ही होता है। रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी बनी होती है। तो हम देख सकते हैं एक सिंपल वे में रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल और मदर सेल गिव्स बर्थ टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, जो उसके सेम टू सेम सिमिलर होगा। और ये क्या होगा? जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा, न्यू जो संतति आएगी, जो न्यू डॉटर सेल बनेगा, इट विल अगेन grow and then it will again reproduce new organism. In this way there is a continuity of life। इस प्रकार से लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो बनी होती है। 2 types of reproduction। First one is asexual reproduction and then second is sexual reproduction। Now we will study asexual reproduction। Asexual as it is known that asexual से मतलब क्या है? In this reproduction गैमेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें जो है गैमेट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। एसेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन का इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन दिस ओनली वन पेरेंट सेल इज कैपेबल टू गिव बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग। इसमें केवल एक ही पेरेंट सेल या एक ही मदर सेल एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने के लिए कैपेबल होता है। इसके लिए किसी गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है, या दो डिफरेंट सेक्स या गैमेट्स की मिलने की जरूरत नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है?
इसमें केवल एक पेरेंट सेल से या एक मदर सेल से एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया जा सकता है। इसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होते हैं या जनरेट होते हैं वो सेम टू सेम अपने मदर सेल से आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं, वो जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली सेम टू सेम होते हैं। इस कारण से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग आते हैं या जो डॉटर सेल्स होते हैं उनको हम उनका मदर सेल का क्लोन कहते हैं। समझ में आया? मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होने वाले जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म अपने मदर सेल से सेम टू सेम सिमिलर होते हैं, जो मदर सेल के क्लोन होते हैं, क्लोन की तरह होते हैं, वो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं। इसके साथ ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ फायदे ये हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको गैमेट्स की जरूरत नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म में होता है, जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। साथ ही लोअर क्लास के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है और ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम टू सेम होते हैं, अपने मदर सेल से मिलते जुलते होते हैं, सेम होते हैं। इस कारण से इनको हम क्लोन कहते हैं। एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। As we know that in asexual reproduction only one parent cell is important। इसमें केवल एक पेरेंट सेल के थ्रू ही रिप्रोडक्शन हो सकता है, ये इसके लिए एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो मदर सेल से सेम टू सेम आइडेंटिकल होते हैं, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो मदर सेल से सेम होते हैं, एकदम क्लोन होते हैं। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है और जो लोअर क्लास के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जनरली ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके साथ है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग आते हैं उसमें जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है। जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली यानी कि देखने से और उनमें जो जेनेटिक उनका जो जेनेटिक बनावट होता है वो सेम टू सेम होता है, जिसके कारण इससे ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक डेवलपमेंट है वो उसकी जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है, इससे डेवलपमेंट कम हो पाता है, जेनेटिक डेवलपमेंट डिफरेंसेस कम हो पाते हैं। दूसरा क्या है, ये इससे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो ऑफस्प्रिंग जो है वो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा एडाप्टेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा समय तक नहीं जीवित रह पाते हैं। तो ये इसका मेन दो डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज में ये है कि ये सिमिलर होते हैं अपने। दूसरा है ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होते हैं और एक ही बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल बन सकते हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज है। नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। बाइनरी फ्यूजन जैसे नाम से यहाँ पे क्लियर है, बाइनरी मतलब बाई मीन्स होता है दो। ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये जनरली अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ ये सभी क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनमें बाइनरी फ्यूजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हमने यहाँ पे अमीबा को ड्रॉ किया है, तो ये अमीबा, एज वी नो दैट द शेप ऑफ द अमीबा इज नॉट डेफिनिट। अमीबा का जो शेप है वो डेफिनिट नहीं होता है। ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म, फिर ये एक मदर सेल है, मदर सेल अमीबा। इसमें बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या होगा, जो न्यूक्लियस है धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और डिवाइड होते होते दो पार्ट्स में बंटने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस बंटने की कोशिश करेगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसमें जो मटेरियल है वो भी बंटना शुरू करेगा और ये धीरे धीरे दो डॉटर सेल में बन गया। तो ये एक मदर सेल था जिसमें बाइनरी फ्यूजन हुआ। सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू हुआ, उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन शुरू हुआ। डिवीजन होते होते ये दो डॉटर सेल में बन गया, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फ्यूजन, जो जनरली अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम में होता है। सेकेंड पॉइंट है बाय बर्डिंग। बर्डिंग के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
बर्डिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली ईस्ट में पाया जाता है और साथ में हाइड्रा में पाया जाता है। यहाँ पे हम ईस्ट का एग्जाम्पल देखेंगे। ये ईस्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है वो ईस्ट का बना हुआ है। इसमें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और बाकी जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसमें बर्डिंग में क्या होता है, जो मदर सेल होता है, मदर सेल के आउटर पार्ट पे एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। एक बर्ड के जो तरह स्ट्रक्चर बनता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। उसके बाद क्या है, उसी में उसका जो न्यूक्लियस है, मदर सेल का न्यूक्लियस है, वो धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू कर जाता है और इनिशियल स्टेज में ये जो बर्ड है वो मदर सेल से अटैच होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोथ करता है और जैसे इससे न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है तो ये बर्ड फिर से सेपरेट होकर के डॉटर सेल में बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये मदर सेल है, मदर सेल से ये बर्ड जैसा स्ट्रक्चर निकला। ये न्यूक्लियस को धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू करता है और न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड हो रहा है। लास्ट में स्टार्टिंग में ये जो बर्ड है वो मदर सेल से अटैच है, धीरे धीरे ये ग्रो करेगा। ग्रोथ करने के बाद जैसे ये मैच्योर हो जाता है, ये अपने मदर सेल से अलग होकर के दो डॉटर सेल या अलग डॉटर सेल का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से जो बाय बर्डिंग, इसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग। जनरली ये ईस्ट में होता है और हाइड्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें जूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा ये मोटाइल होते हैं। इसमें क्या होता है, जूस्पोर्स जनरली क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। जैसे इसका जूस्पोर्स फटता है, ये फटने के बाद ये जो जूस्पोर्स होते हैं सेपरेट होकर के ग्रोथ करते हैं और एक नए डॉटर सेल में बदल जाते हैं। तो जूस्पोर्स के थ्रू क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बाय कोनेडिया। बाय कोनेडिया के थ्रू पेनिसिलियम में इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, पेनिसिलियम के ऊपरी पार्ट पर एक गोल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कोनेडिया कहते हैं। और ये जो कोनेडिया है वो एक स्ट्रक्चर से अटैच होता है जिसको हम कोनेडियोस्पोर्स कहते हैं। मतलब कोनेडियोस्पोर्स पे कोनेडिया लगे होते हैं। जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं या इनको इन्वायरमेंटल सपोर्ट मिलता है तो ये कोनेडियोस्पोर्स सेपरेट होकर के एक नए डॉटर सेल का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो कोनेडिया होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो बाइकोनेडिया पेनिसिलियम में, बाइकोनेडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम में पाया जाता है। फिर है जैम्यूल्स को हम देखेंगे तो ये जनरली स्पॉन्ज में इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो स्पॉन्ज है उसमें उसका जो आउटर पार्ट होता है बहुत ही नुकीला होता है और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे होते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है एनवायरनमेंट में, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा या जो मदर सेल है वो नष्ट हो जाता है तो इसके अंदर जो भी छोटे छोटे सेल्स हैं वो डॉटर सेल से सेपरेट होकर के फिर से ग्रोथ करके एक नए सेल का निर्माण कर लेते हैं जो डॉटर सेल्स कहलाता है। तो जैम्यूल्स के थ्रू, बाय जैम्यूल्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्ज में पाया जाता है। नेक्स्ट है रीजेनरेशन। जैसे नाम से क्लियर है, रीजेनरेट होना, रीजेनरेशन होता है वो जनरली प्लेनेरिया में पाया जाता है। प्लेनेरिया में इसमें क्या होता है, प्लेनेरिया ये एक कंप्लीट बॉडी है प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया को हम कहीं से भी कट कर दें, चाहे हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, मान लो अपर या लोअर, कहीं से भी पार्ट डिवाइड कर दें, तो इसका हर एक पार्ट, पूरी जो इसकी सोमेटिक बॉडी है वो बॉडी एक नए बॉडी को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, कैपेबिलिटी रखती है। जैसे हमने इसको यहाँ से अगर कट कर दिया तो इसका ये पार्ट आगे के दो पार्ट्स को ग्रो करने की कोशिश करेगा। अगर इसको हमने हेड से कट किया तो हेड वाला पोर्शन नीचे के पोर्शन को ग्रो करने की कोशिश करता है। मतलब इसका पूरा जो बॉडी है वो एक नए डॉटर सेल को ग्रोथ के थ्रू बना सकता है। तो इसको हम बोलेंगे रीजेनरेशन। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्लाज्मोटोमी होता है। प्लाज्मोटोमी के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। प्लाज्मोटोमी ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मोटोमी होता है। मतलब जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, मदर सेल है, इस मदर सेल में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस है। देख रहे हो आप यहाँ पे ये छोटे छोटे ब्लू कलर में मैंने न्यूक्लियस बनाया है। ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करके डॉटर न्यूक्लियाई में बदल जाते हैं। ये डॉटर न्यूक्लियाई जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है वो और ज्यादा ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करके डॉटर सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये डॉटर सेल भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इस प्रकार का जो प्लाज्मोटोमी के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल है उसका प्लाज्मोडियम और ओपेलिना। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोटोमी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, तो आप बताएंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में ये होता है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और ओपेलिना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अभी तक हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, अब हम देखेंगे प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो प्लांट है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल करके उसके लिए हम एक नया वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में दो टाइप्स होगा। फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड देन सेकेंड इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये भी डिफरेंट टाइप से होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रनर के थ्रू कैसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। रनर जैसे आपको नाम ही पता है, रनर रन करने वाला रनर। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली स्ट्रॉबेरी या पेपरमिंट में पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी पेपरमिंट आप सभी जानते हैं, जो क्या होता है जमीन पे फैले हुए पौधे होते हैं। स्ट्रॉबेरी और पेपरमिंट इसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मेन प्लांट होता है, मेन प्लांट में धीरे धीरे नोड्स के पास में एडवेंटेशियस रूट्स निकलते हैं। नोड्स के पास में अभी ये एडवेंटेशियस रूट्स क्या है, ऐसे रूट्स जो किसी भी स्टेम या लीफ पर फाउंड किए जाते हैं। मतलब एडवेंटेशियस रूट्स आर अपीयर इन लीव्स और स्टेम या लीव्स के ऊपर फाउंड होने वाले, मिलने वाले, अपीयर होने वाले रूट्स को हम बोलेंगे एडवेंटेशियस रूट्स। ये रूट्स क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं और एक नया शूट को बना देते हैं, एक नए पौधे को बनाते हैं। तो रनर के थ्रू आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक पेपरमिंट का पौधा है। इस पौधे से ये यहाँ से ये निकल रहा है, ये नोड के पास से एडवेंटेशियस रूट निकला और ये धीरे धीरे ग्रो करा, एक नए प्लांट को, नए न्यू शूट को बना दिया। फिर से ये यहाँ पे नोड के पास में एडवेंटेशियस रूट दिख रहा है और आगे जाकर फिर नए प्लांट को बना देगा। तो इस तरीके से ये भूमि पर ही रन करते हुए पौधा निकलता है। तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ रनर के थ्रू, जो क्या है इस एडवेंटेशियस रूट से होगा। ये किसमें पाया जाएगा, स्ट्रॉबेरी में और पेपरमिंट में। नेक्स्ट पॉइंट है बाय राइजोम। राइजोम के थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। तो राइजोम के थ्रू जैसे हम देखेंगे जनरली जिंजर आप सभी ने देखा है। जिंजर्स को जब हम देखते हैं तो उससे छोटे छोटे रूट्स निकल जाते हैं जो राइजोम होते कहलाते हैं। इससे भी छोटे छोटे एडवेंटेशियस रूट्स निकलते हैं जो आगे जाकर के एक नया पौधा बना सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है बाय बल्बिल। बल्बिल के थ्रू कैसे निकलेगा, बल्बिल के थ्रू आगे प्लांट में इससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी क्या होता है, जो मेन पार्ट है, जो मेन प्लांट है, उस प्लांट से छोटे छोटे बल्बिल निकले। देख रहे हो आप पिंक जो बना हुआ है, ये बल्बिल है। ये बल्बिल आगे ग्रोथ करके आगे एक नए प्लांट को बनाता है जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बल्ब। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट पॉइंट है बाय आई बर्ड्स के थ्रू किसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। तो जनरली हम देखते हैं पोटैटो में आई बर्ड्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ये पोटैटो है, पोटैटो के जो ऊपरी पार्ट्स हैं उस पे छोटे छोटे बर्ड्स बन जाते हैं। फिर ये बर्ड्स धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगते हैं और जर्मिनेट होकर के अगर इनको हम सॉइल में दबा दें तो एक नया
पौधा बन सकता है पोटैटो का, तो इस कारण से इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विथ आई बर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है बाय लीफ बर्ड्स। लीफ बर्ड्स में हम देखेंगे, इसका एग्जांपल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में क्या होता है कि जो लीव्स होता है वो लीव्स के जो आउटर पार्ट्स होते हैं, ये लीफ है ब्रायोफिलम का, इसके आउटर पार्ट से छोटे छोटे बर्ड्स निकलना शुरू कर जाते हैं और ये बर्ड्स धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। अगर इन बर्ड्स को, जैसे ये एक ब्रायोफिलम का कंप्लीट पौधा है और इन सारे बर्ड्स को हम तोड़ दें तो ये 5 बर्ड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, तो ये बर्ड्स आगे जाकर के क्या करेंगे, एक 5 नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, नए 5 पौधे जर्मिनेट कर सकते हैं, नए 5 पौधे बना सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ बर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफसेट। ऑफसेट के थ्रू नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली लिली और ट्यूलिप में पाया जाता है। इसके थ्रू वाटर हाइसिंथ में भी या जलकुंभी जिसको बोलते हैं उसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी बर्ड्स से आगे, ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो आगे ग्रोथ करके सेम आइडेंटिकल पौधा बनाते हैं, जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विथ द हेल्प ऑफ ऑफसेट। इसमें जनरली माइटोटिकली जो इसके सेल्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और नया पौधा बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखेंगे अभी तक तो हमने देखा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब देखेंगे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये सभी जो थे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या था कि जो पौधे बनते थे वो आइडेंटिकल पौधे बनते थे और वो जेनेटिकली लगभग ऑलमोस्ट सेम होते थे। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या करते हैं हम कि नए पौधे को नए वैरायटी को उत्पन्न करने के लिए इस टाइप का हम यूज करते हैं। जैसे पहले ग्राफ्टिंग हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ग्राफ्टिंग करने के लिए क्या करते हैं हम एक ही टाइप के पौधे या एक से ज्यादा टाइप के पौधे को ग्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब एक पौधा लेकर के एक मेन पौधा, जिसपे हम एक पौधा लेंगे जिसको जो मेन पौधा होगा वो उसका हम रूट पौधे बनाएंगे रहेगा, उसको हम बोलेंगे स्टॉक। अब इस रूट पौधे पे जो पौधा हमको लगाना है या जो पौधा हमको प्राप्त करना है, यानी कि जो डिजायरेबल प्लांट होगा हमारा, वो डिजायरेबल प्लांट को हम कट करके इसको मिट्टी लगा करके धागे से बांध करके अटैच कर देंगे, उस पार्ट को हम बोलेंगे सायन। जो डिजायरेबल प्लांट होगा, जो पौधा हमें प्राप्त करना है, उस प्लांट को हम कहेंगे सायन, और जिस पौधे पे लगा रहे हैं हम उसको बोलेंगे स्टॉक। तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं ग्राफ्टिंग में। ग्राफ्टिंग हम एक ही टाइप के 2 पौधे को कर सकते हैं या एक से अलग प्रजाति के पौधे बनाने के लिए हम 2 डिफरेंट स्पीसीज के पौधे को भी लगा सकते हैं। जनरली जो ग्राफ्टिंग होता है वो फ्रूट ट्रीज में होता है। फ्रूट ट्रीज में जैसे मान लीजिए हम मैंगो को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो एक ही प्रजाति के मैंगो का भी हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या 2 डिफरेंट प्रजाति के मैंगो को ले सकते हैं, जिससे एक नया प्रजाति बनता है, एक नया स्पीसीज बनता है, एक नया टाइप बनता है मैंगो का। तो उसके थ्रू हम ग्राफ्टिंग के थ्रू उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट रोज पे भी हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी जो प्लांट होता है, प्लांट को हम इंटरनोड सहित हम उसको, प्लांट का जो स्टेम है उसको नोड इंटरनोड सहित काट देते हैं। काट करके उसके जो काटते हैं तब उसमें से एडवेंटेशियस रूट जर्मिनेट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवेंटेशियस रूट्स क्या है, ऐसे रूट्स जो स्टेम या लीव्स पर अपीयर होते हैं उसको हम एडवेंटेशियस रूट्स कहते हैं। तो जब हम उसको नोड सहित स्टेम को काटते हैं और उसको हम सॉइल के अंदर बरी कर देते हैं, दबा देते हैं, तो वो एडवेंटेशियस रूट्स निकलता है और वो एडवेंटेशियस रूट्स आगे ग्रोथ करके एक नया प्लांट बना देता है। कटिंग का जो प्रोसेस है, कटिंग के थ्रू हम रोज में कटिंग कर सकते हैं। फिग ट्रीज जैसे अशोक हो गया, फिग ट्रीज जितने भी होंगे उसमें हम कटिंग के थ्रू नया प्लांट जर्मिनेट कर सकते हैं, नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेयरिंग। जैसे कि पता चल रहा है आपको, नाम से ही पता है इसका, लेयर को ही हम दबा देते हैं, लेयर। इसमें क्या करते हैं, जो मेन प्लांट होता है, मेन प्लांट्स के स्टेम जो कि जमीन में सट रहे होते हैं, अगर उनको हम मिट्टी में दबा दें तो एक नया पौधा बना देते हैं वो,
और वो आगे ग्रोथ करके एक नया प्लांट का रूप ले लेता है, तो इसको हम बोलेंगे लेयरिंग। लेयरिंग मुख्य रूप से जैस्मीन में हो सकता है और बोगनवेलिया में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन क्या है? ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। इसमें जो प्लांट बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस क्वालिटी के होते हैं। उसमें जो क्वालिटी होती है बहुत ही एडवांस होती है, नए नए उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होता है, स्टेम लीफ तो साथ काम करते ही हैं, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, इसके साथ ही इसमें फ्लावर्स का भी यूज किया जा सकता है, फिर एम्ब्रियोज का यूज किया जाता है। तो माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू जो प्लांट बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा एडवांस क्वालिटी के होते हैं। इसके लिए कल्चर की जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसमें जो स्टेम है उससे नया पौधा प्राप्त करने के लिए पहले स्टेम को स्टेम हो गया या लीफ हो गया, उसको स्टेरलाइज करके मीडियम में डाल दिया जाता है और उसको बाहर से जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और मिनरल्स है, विटामिन है, उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इजिली ग्रोथ कर सके। तो ये हो गया पूरा, मैंने माइक्रो प्रोपागेशन या स्पेशली स्टेम और लीफ के लिए लिखा है। और ये हो गया पूरा आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड